आज हम आपसे ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो एक हरियाणा में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें सबसे पहले इन्होंने जब मुकदमे दर्ज किए थे, इन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था कि सबके लिए मैं फ्री मुकदमे लड़ूंगा। और साथ ही साथ जो पूनिया खाप द्वारा जो एक फैसला था रेलूराम हत्याकांड को लेकर, उसमें इन्होंने दोषियों को सजा दिलाने में पूरा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और साथ ही साथ जो बीसी एससी और जो जरूरतमंद के लोगों की इन्होंने लड़ाई लड़ी। और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा, जो कुमारी सैलजा है महासचिव और सिरसा की सांसद है, उनके ये काफी नजदीकी है। और साथ ही साथ जो हरियाणा लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी है और साथ ही साथ पीसीसी के मेंबर भी है। और लगातार कई संस्थाओं से जुड़कर लगातार बरवाला क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं और लोगों से जुड़कर अपनी एक पहचान बनाई है। ये है लाल बहादुर खोवाल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। इनसे हम बताना चाहूंगा कि इन्होंने अभी हाल में हिसार के जो बरवाला विधानसभा क्षेत्र से अपना कांग्रेस पार्टी के लिए आवेदन किया है। तो हमारे साथ हैं लाल बहादुर जी। लाल बहादुर जी, ये बताएं कि जो बरवाला क्षेत्र से आपने आवेदन किया है, इसको लेकर ये बताएं कि बरवाला क्षेत्र में आज क्या क्या लोग कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आप देखते हैं रूबरू। ऐसा देखो, बरवाला सही मायने में बहुत लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। वहाँ का अगर मैं बात करूँ कि वहाँ थोड़ी सी बारिश में भी इतना पानी भर जाता है, वहाँ स्लम एरिया है, वहाँ लोग बेचारे रोज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कभी भी जाएंगे तो आपको वहाँ कोई ना कोई कहीं ना कहीं धरनारत लोग जरूर मिलेंगे वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ मिलगेट एरिया जो कि बरवाला हल्के में आता है, यहाँ मैं कहता हूँ छोटे व्हीकल भी गुजरना एक बहुत बड़ी मुसीबत है, एक मशक्कत से ही वहाँ जा पाते। सारी सड़कें टूटी पड़ी है, बड़े व्हीकल तो मैं कहता हूँ बड़ा ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है वहाँ से गुजरना। और बात करूँ मैं बाकी एरियाज की, यहाँ बेचारे किसान हैं, किसान लोग हैं, उनके साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाता है। वो रोज यहाँ धरनात रहते हैं, उनके फसल बीमा योजना के तहत पैसे ले लिए जाते हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। यहाँ के लोग बेचारे त्राई कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है। शिक्षा के बहुत सारे जो केंद्र हैं, जो स्कूल हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। स्कूल तो और ज्यादा खोलने की जरूरत है। सरकार ने एक पीछे स्कीम लेके आए थे, उससे बहुत सारे स्कूल जो है ना बंद कर दिए हैं, तो बच्चे बेचारे दूर कैसे जाकर के पढ़े। तो ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं बीजेपी लेकर के आई जिसका है ना आम जनता गरीब लोगों को बहुत ही एक नुकसान हुआ। तो वो चीजें हम ठीक करेंगे और उसको दुरुस्त करेंगे बिल्कुल। तो आप कुमारी सैलजा जी के काफी नजदीक है, तो एक जो संदेश यात्रा पूरे प्रदेश भर में चल रही है, तो इसका आप कैसे इफेक्ट देखते हैं कि क्योंकि 5 सीटें जीती है और 5 सीटें हारी है, तो किस एरिया से शुरुआत की थी? ऐसा है, देखो पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले भी कुमारी सैलजा जी ने कुमारी सैलजा मेरी लीडर है। मैं वो एक सैद्धांतिक मूल्यों पर राजनीति करती है और मैं भी एक सिद्धांतों पे चलने वाला एक इंसान हूँ और इसीलिए मैं उनको एक अपना लीडर मानता हूँ। और उन्होंने वो जो संदेश यात्रा शुरू की पार्लियामेंट से पहले, उसके परिणाम आपने देखे। 5 सीटें जीती, 3 सीटों पे तो बहन कुमारी सैलजा जी का बिल्कुल डायरेक्ट ही उनका इन्वॉल्वमेंट थी। अगर मैं बात करूँ अंबाला की, बात करूँ हिसार की और बात करूँ मैं अपने सिरसा की, इतनी शानदार जीत उन्होंने हासिल की। अगर कुछ सीटें और तरीके से बढ़ती तो हम 10 की 10 सीटें भी ये जीत सकते थे। उसका इतना बढ़िया इफेक्ट जो आया। और अब फिर दोबारा से कुमारी सैलजा जी ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू की है। और उस संदेश यात्रा का मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंबाला से ये यात्रा शुरू की थी 27 तारीख को, वहां जन सैलाब जैसे उमड़ा। उसके बाद फिर ये हिसार में भी जैसे इन्होंने बहन कुमारी सैलजा जी ने यात्रा निकाली और उसके बाद कल फरीदाबाद में थी और अब 10 और 11 को हांसी और नारनौद में यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा की इतने शानदार इसके मतलब है ना, एक लोगों में एक ऐसा एक मैसेज जा रहा है। लोग जिस तरह की सैलजा जी से जुड़ने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका संदेश सुनने के लिए, कुमारी सैलजा जी हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी की नेता प्रतिपक्ष है जो पार्लियामेंट में, और हमारे खड़गे जी
जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका संदेश जो है ना आम जनता तक पहुंचाने के लिए वो प्रयासरत है और उनको हर मतलब वर्ग को, हर व्यक्ति को ये संदेश देने की ये कोशिश बहन कुमारी शैलजा जी कर रही है। वकील साहब ये बताए कि जो एयरपोर्ट है बरवाला क्षेत्र से छटा हुआ है, और ऐसे में आप ये बताइए इसका कितनी बार तो उद्घाटन हुआ और सरकार के लोग दावा करते रहे जहाज उड़ेगी, जहाज अभी तक नहीं उड़ी, और बरवाला क्षेत्र के कितने गांव जो रोड बंद होने से प्रभावित रहे, तो आज क्या कहना चाहिए? प्रवीण जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये तलवंडी राणा जो गांव है, ये बरवाला की मतलब उस पर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और भी बहुत सारे गांव हैं जो प्रभावित इससे हुए। उन लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी और वो धरने पे रहे। कब अब जाके उन्होंने 1-1.5 साल तक ये सरकार जो है ना, इसका एक तरीका है, ये पहले धरना लगाने वालों को कोशिश करती है भी इनको पुलिस से, फोर्स से धक्का करके, इनको किसी तरह कुचल के, मुकदमे बना के ये धरना खत्म कराए। अगर फिर नहीं मानते तो ये सोचती है कि लंबा धरना कराओ, इनको थकाओ। फिर जब नहीं थकते फिर ये देखती है भी अब तो ये धरना, इनकी मांग जायज मांग इनकी माननी पड़ेगी, फिर ये मानती है। और वो मांग बाद में इन्होंने मानी, अभी वो पूरी होनी बाकी है, पर उन्होंने मान ली है वो मांग। लेकिन देखो कितनी कमाल की बात है भी, लोगों की जायज मांग वो नहीं मानते। अब यहाँ एयरपोर्ट, उसके नाम पे कितनी बड़ी राजनीति की जाती है। अब यहाँ लोकल लीडर तो अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए और संबंधित मंत्रियों को खुश करने के लिए उनसे उद्घाटन कराते हैं। पहले ये खुद करते हैं, फिर मुख्यमंत्री अपने ऊपर वाले आकाओं को खुश करने के लिए उनसे उद्घाटन करवाते हैं। मतलब ये सिर्फ है ना उद्घाटनों की सरकार है, रियल में कुछ नहीं है। देखो कितने लंबे समय से लोग सोच रहे हैं आज जहाज उड़ा, आज जहाज उड़ा, उधर वो जहाज उड़ा रहे हैं, उधर विकास की बात कर रहे हैं, इधर निर्माण के, यहाँ साथ के साथ हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि बड़े हुए पुल टूट रहे हैं। तो क्या ये मतलब ये लोगों की नब्ज से खेलने का जिस तरह से ये काम कर रही है सरकार, ये कोई अच्छा नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों की नब्ज के साथ खेल करके केवल वोट बटोरने के लिए ऐसी पॉलिटिक्स ये भारतीय जनता पार्टी करती रही है। पीछे की अगर मैं बात करूं बहुत लंबी स्टोरी है। अगर मान लो हम नोटबंदी की बात करें, हम जीएसटी की बात करें, हम उसके बाद फिर कोरोना महामारी की बात करें, एक प्रधानमंत्री किस तरह कोरोना महामारी को मतलब भगाने के लिए बोला जी मोमबत्ती जलाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ है और मतलब टॉर्च जलाओ, उसे कोरोना, क्या ये मतलब क्या ये देश को, देश दुनिया, आज साइंस की जमाना आ गया, देश दुनिया कहाँ पहुंच गई है, और ये हमारे ताली थाली बजा के किस तरह के प्रधानमंत्री इस तरह की ऐलान करके क्या मतलब मैसेज देना चाह रहे हैं कोरोना पे जिस तरह किया। और आप भी अगर हम करें तो किस तरह पार्लियामेंट में क्या ये मतलब राहुल गांधी जिस तरह ये बात रखते हैं अपनी बात। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहन कुमारी शैलजा जी ने बजट के ऊपर जब भाषण दिया, हरियाणा की बात रखी, हरियाणा के बारे में कैसे झिझोड़ दिया, फरीदाबाद, गुड़गांव का, स्लम एरिया का, वहां कूड़ा करकट की जो बातें रखी, तो वहां कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था किसी के पास हरियाणा के हालात क्या हो रहे हैं। किसानों की बात रखी बहन जी ने वहां पे, बाकायदा 3 साल से यहाँ नरवाना में किसान बैठे हैं धरने पे, वो बात कही, लेकिन जवाब नहीं है सरकार के पास। अगर बात की जाए पिछड़ा वर्ग की, इस बीजेपी सरकार ने अभी थोड़े से कार्यकाल के लिए अभी नया सीएम दे दिया पिछड़ा वर्ग का, तो क्या मानते हैं जो नया मुख्यमंत्री बनाया है, क्या इसको सभी पावर दे दी गई या एक अलग मजाक किया गया है, क्या कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल प्रवीण जी आपने सही कहा, ये एक सही पूछो तो ये ओबीसी के लिए मजाक है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को 10 साल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने वाले पिछड़ा वर्ग के लोग थे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपने आप को कहते थे मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं। पहली बार उन्होंने पिछड़ा करके वर्ग कह के और सबों के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को वोट दिया। दूसरी बार फिर उसने एक वीडियो आपने देखा होगा, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और वो राहुल जी को कह रहे हैं कि मैं दबा कुचला हूं, मैं पिछड़ा हूं, राहुल जी मुझे नीच कह रहे हैं, मुझे नीच समझ रहे हैं। पिछड़ा वर्ग की पॉलिटिक्स करके फिर दोबारा उसने वोट दिया। तीसरी बार जब ये इलेक्शन था, पिछड़ा वर्ग के लोगों के बारे में राहुल गांधी जी ने बाकायदा पार्लियामेंट में कहा भाई हमारे मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मैं ओबीसी, बताइए पिछड़ा वर्ग की मांग है। ये कास्ट सेंसिस करवाने की बात कर रहे हैं बार बार। आपने कास्ट सेंसिस करवाया? नहीं करवाया। कांग्रेस ने कराया था 2011 में, वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, ये कह के भी ये प्रॉपर है, सही नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो देश को चलाते हैं 90 सेक्रेटरी हैं
जो देश का बजट तय करते हैं उसमें बाकायदा राहुल गांधी ने आरटीए से आंकड़े लेके बताया कि 90 जो उनमें है उनमें आप बताएं ओबीसी के कितने, केवल 3 बताए उन्होंने भी, जिस तरह आरटीए के आंकड़े दिए। अब बताओ आपने क्या किया जो बजट को तय करते हैं। जब इन्होंने देखा भाई अब तो ये मुद्दा तुम्हारे से छिन गया, हरियाणा में बैकवर्ड छिटक गया, तो इन्होंने मुख्यमंत्री को बनाया कि ताकि ओबीसी का कार्ड हरियाणा में भी खेला जाए। अब मैं बात करूं अगर सही में, क्योंकि मैं भी पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ता रहा हूं, मुझे सब लोगों को पता है मैं निःशुल्क लड़ाई लड़ता हूं पिछड़ा वर्ग की, मुझे पता असली चीजों का। अब जैसे मुख्यमंत्री जी बनाए तो मैंने प्रेस नोट जारी किया भी अगर पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री तो हमारी ये मांगे हैं, हमारी क्लास 1 क्लास 2 में 27% की मांग है, हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं ना चपरासी क्लर्क तो लग सकते हैं लेकिन ऑफिसर नहीं बन सकते, उसमें आरक्षण कम है हमारा, वो पूरा करें। हम मान जाएंगे भाई ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया, हम मान जाएंगे कास्ट सेंसिस कराए, हम मान जाएंगे कि हमारे जो है ना ये जो कल्याण निगम है हमारा पिछड़ा कल्याण, उसकी बहुत सारी स्कीमें बंद कर दी, वो शुरू करें, दोबारा से चालू करें। वो पिछड़ा वर्ग की बहुत सारी और मांगे हैं वो पूरी करें, हम मान जाएंगे पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी केवल पॉलिटिक्स करती है। अगर मैं सही मायने में बताऊं, गुड़गांव में मुख्यमंत्री के मन में आया एक बार तो भाई मैं ठीक है पिछड़ा वर्ग का मैं एक बन जाऊं मसीहा, उन्होंने अनाउंस किया, बाकायदा किया अनाउंस, हमने उसका धन्यवाद भी किया, मैंने भी किया धन्यवाद कि ये देखो ये मतलब 2-3 घोषणाएं की हैं। लेकिन हैरानी की बात, घोषणा की वो पब्लिश हो गया, न्यूज चली कि हम क्लास 1 क्लास 2 में भी देंगे 27% रिजर्वेशन क्लास 3-4 की तरह। 1 घंटे के बाद वो मुख्यमंत्री के पोर्टल से हटा लिया गया। उन्होंने अनाउंस किया कि क्रीम लेयर के बारे में भी उन्होंने अनाउंस किया कि हम करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा भी ये क्रीमी लेयर की जब 8 लाख की जो बढ़ा रहे हैं और जो हम अब ये क्रीमी लेयर की जो नोटिफिकेशन है इसमें सैलरी एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये नहीं कहा कि ये जो बैन हमने किया था बीजेपी की सरकार आने के बाद ही इन्होंने है ना सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड की थी, पहले नहीं थी। 9 जजों के संवैधानिक बेंच ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बाकायदा ये मेंशन किया गया है कि इनकम जो असेस की जाएगी तो उसमें सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं होगी। ये 2016, 18 और उसके बाद फिर 21 में फिर ये भारतीय जनता पार्टी ही ये नोटिफिकेशन लेकर के आई थी, जो गलत नोटिफिकेशन किया था और उसको विड्रॉ करके ये नई नोटिफिकेशन लगाए। इनको कहना चाहिए कि भाई हमने 8, 9, 10 साल तक हमने ये भूल की, हमारी गलती थी, खट्टर जी ने ये गलत नोटिफिकेशन जारी किया था और उस गलती को हम सुधार रहे हैं, ये कहना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी वाई लूट रहे हैं। हमारे कितने हजारों युवा जो वंचित रह गए जिनका एडमिशन होना था। तो ये बताएं कि जैसे आपने 8 लोगों को फांसी की सजा दिलाई, साथ के साथ आप राजनीति भी कर रहे हैं, साथ के साथ आप दर्जनों जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे सब चीज को आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि आदमी पे तो समय बहुत कम है और इतना आप कैसे मैनेज करते हो? अच्छा देखो, मैं एक बात मानता हूं, आपको कितने भी काम हो, कितनी संस्थाओं से जुड़े हो, कितने अलग अलग सेक्टर में आप काम कर रहे हो, आप जिस काम को यूं समझ लोगे ना ये काम भी जरूरी करना है, वो होगा। काम वो नहीं होता अगर मान लो आप सामाजिक संस्थाओं को पीछे छोड़ दो, आप केवल पॉलिटिक्स में घुस जाओ तो आप पॉलिटिक्स का ही करोगे। आप मुकदमों को प्राथमिकता ना दो, आप उनको जरूरी समझ लो तो आप मुकदमों से पिछड़ जाओगे। लेकिन मैं तीनों चीजों को, ये तीनों पहलू जो मेरे लिए तीनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी बहुत बड़ी टीम है, टीम वर्क में हम काम करते हैं और कोई भी किसी तरह, चाहे वो कोर्ट का काम है, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं का काम है, चाहे वो पॉलिटिक्स का काम है, जो भी मेरे काम जी में लगता है, जो मैं प्राथमिकता के तौर पे करता हूं तो वो होता है। और ये नेचर का नियम है, जिसको आप जरूरी समझोगे वो होगा। मैं तीनों चीजों को जरूरी समझता हूं। मैं ये नहीं मैं आप पॉलिटिक्स में आ गया तो अब वो जरूरी नहीं है, अब मैं उसमें आ गया तो ये कोर्ट जरूरी नहीं है। तीनों को मैं जरूरी समझता हूं। जब आदमी ऐसी सोच पे चलेगा तो बिल्कुल पैरेलल उसी तरह वो चीजें सारी चलेंगी। तो वकील साहब ये बताएं कि जो आपका बरवाला के लिए क्या विजन रहेगा और साथ ही साथ आपकी खुद की जो आगे क्या प्राथमिकता रहेगी? ऐसा देखो, बरवाला हल्का में जो है ना मेरा लगातार पहले भी जाना रहता है, चाहे वो मतलब है ना किसी बहाने से मैं जा रहा हूँ वहाँ। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र कमेटी का भी मैं उसका मेंबर हूँ मैं, और कमेटी का मैं उसका भी मेंबर हूँ। घोषणा पत्र के रिगार्डिंग मैं लोगों से मिलता रहा हूँ कि भाई आप अपनी बताएं भी समाज में कौन सी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज़ें आनी चाहिए। उसके अलावा
पीछे कोरोना महामारी आई, मैंने हर गांव में सैनिटाइज किया, हर गांव में जाके बहन कुमारी शैलजा जी के आदेश और उनके निर्देश से मैंने हर गांव को सैनिटाइज किया। जब लोग छतों पे भी नहीं खड़े होते थे ना, उस समय मैं वहाँ मैदान में खड़ा था, अपनी जान को हथेली पे लेके अपनी टीम के साथ खड़ा था मैं। तो ये मेरा मतलब बहुत पहले से है, ये नहीं कि मैं केवल पॉलिटिकल वजह से हूँ, नहीं, ये मेरा एक मतलब मेरा बचपन से ही है ना, ये मेरा एक मतलब वो बन गया, मेरा एक मतलब मैं क्या कहूँ इसको, आप ये कह सकते हो कि मेरी नेचर में ये समा गई ये चीजें, मतलब मैं इनको छोड़ ही नहीं सकता। मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, कहीं भी आ गया, आज मैं जिस जगह पे हूं, जिस मुकाम पे मैं आया हूं, मैं कभी भी उस चीज को नहीं भूलता। जब मैं 9वीं क्लास में था, और उस टाइम भी मैंने एक संगठन बना लिया था गांव लेवल पे, मैं वहाँ हम बुजुर्गों को पढ़ाते थे। उसके बाद मैं यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, डीएन कॉलेज में, यहाँ सारी संस्थाओं से जुड़ गया मैं। फिर उसके बाद मैं वकील बन गया। वकील बनने के बाद तो वकील का तो भैया हर चीज से लग रहता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो, कोर्ट तो है ही है, हर चीज से वो जुड़ जाता है। वकील का एक अपना एक अलग तरीका होता है। आपने देखा देश की आज़ादी के टाइम भी वकीलों ने इस देश को आज़ाद कराया था, सबसे बड़ा योगदान वकीलों का ही था। चाहे मैं आप देख ले के करके, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो महात्मा गांधी जी थे, चाहे वो सरदार पटेल थे, जितने भी जवाहरलाल अपने हमारे ये लाला लाजपत राय थे, सब वकील थे। बहुत सारी बड़ी जमात है वकीलों की। तो देखो उन्होंने सब काम किए, वो सामाजिक भी थे, वो पॉलिटिकल में भी थे, वो वकालत में भी उन्होंने नाम कमा रखा था। तो वही ऐसे ही मुकाम पे आज परमात्मा ने मेरे को पहुंचाया है। लाल बहादुर जी, अंतिम सवाल, बरवाला क्षेत्र के लिए मेरे ख्याल से अभी तक कांग्रेस की टिकट में 25 लोग तो हो ही चुके हैं, और पिछड़ा वर्ग से ये संबंध रखती है सीट, और पिछड़ा वर्ग के लोग यहाँ से बने भी हैं। तो पिछड़ा वर्ग की बात की जाए, प्रजापति समाज के लोग भी यहाँ से विधायक भी बने और भी बने, आप भी प्रजापति समाज से लोग उससे भी है। तो आप ये बताइए, ये पिछड़ा वर्ग के लिए ही टिकट मिलेगी, और आप अपनी टिकट के लिए कितना आश्वस्त हैं? ऐसे देखो, आंकड़ों की बात होती है। मैंने जो मेरी प्रोफाइल भेजी उसमें मैंने बिल्कुल बाकायदा आंकड़े दिए, ये बैकवर्ड को सीट जानी चाहिए। और बैकवर्ड में भी कुम्हार समाज जो है ना, एक बहुत बड़ा करीब 4-5% ऑल ओवर हरियाणा में इनकी जनसंख्या है। तो ये पहले भी है ना, जब भी ये टिकट का जब बंटवारा होता है तो इस टिकट के ऊपर ना बैकवर्ड की टिकट को के रूप में देखा जाता है, उस पर भी आकलन किया जाता है। पहले भी अगर मैं कहूँ 1977 में, उस दौर में भी जयेंद्र वर्मा जी है ना वहाँ, जो कि प्रजापति समाज से बिलोंग करते थे, वो विधायक बने। उसके बाद भी यहाँ फिर एक विधायक हमारे रामनिवास घोडेला बने। और उसके बाद अब भी अगर मैं बात करूं तो इसको इस रूप में इस सीट को देखा जाता है, क्योंकि वोटों के हिसाब से भी। और एक देखो, ये हमारा, हम किसी चीज से इनकार करें तो उससे बात नहीं बनती। ये हमारा देश ही, पूरा देश, हरियाणा नहीं पूरा देश इन जातियों में बटा हुआ है। तो वो जातीय संतुलन भी एक बनाना होता है। हर वर्ग को एक मतलब एक प्रोपोर्शनेट, मैं ये कहूंगा कि उनको भी एक अनुपातिक रूप से भी ना हो चाहे भाषक, लेकिन उनको भी प्रतिनिधित्व के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग सीट है ना मानी जाती है। तो रीजन तो ये थे हमारे साथ लाल बहादुर खोवाल। इनसे कई तरह की चर्चा हुई, राजनीतिक, सामाजिक। तो ऐसे में आगे ये देखते हैं कि टिकट किसके पाले में आती है।